हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आईपीओ का मैं डिस्कस करूंगा जिसका नाम है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज। इसका आईपीओ नेक्स्ट मंथ में शायद ओपन हो जाएगा जैसा कि उम्मीद है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इसके बिजनेस मॉडल को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा जहां मैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, आईपीओ से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा और अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर जो हिडन जेम्स होते हैं उनकी मैं एनालिसिस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा इसके बिजनेस मॉडल को। जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हो एपीआई मैन्युफैक्चरर, तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये क्या बनाती है? ये एपीआईज बनाती है। एपीआईज का मतलब ये होता है, एपीआईज बेसिकली रॉ मटेरियल होते हैं जो यूज किए जाते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। और जो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज कंपनी है ये क्या बनाती है? एपीआईज बनाती है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं जिनके लिए ये एपीआईज बनाती है। तो पहला है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी हार्ट से रिलेटेड जितनी बीमारियां होती हैं उन बीमारियों के रिलीफ के लिए जो मेडिसिन बनती हैं, उन मेडिसिन के लिए जो एपीआई बनती है वो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज बनाती है। सेकंड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज, यानी जो आपके ब्रेन से रिलेटेड जितनी बीमारियां होती हैं उनकी जो मेडिसिन होती है उनके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज बनाती है। थर्ड है पेन मैनेजमेंट। फोर्थ है डायबिटीज, यानी डायबिटीज पेन मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी दवाइयां होती है उनके लिए एपीआई चाहिए होते हैं वो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज बनाता है। और पांचवा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, यानी जो आपके स्टमक के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए ये एपीएस बनाती है। तो आप अगर देखोगे तो ये ऐसे 5 एरियाज को कवर करने की कोशिश कर रही है अपने एपीएस के थ्रू, जिनकी मार्केट में डिमांड बहुत रहती है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, कॉमन बीमारियां होती हैं, तो इनकी मार्केट में इनकी जो मेडिसिन होती है उनकी डिमांड हमेशा रहती है। तो ये इनके लिए जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है वो काफी अच्छी नजर आती है। अगर मैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करूं तो इनके पास लगभग 120 एपीआई मॉलिक्यूल्स हैं जो ये प्रोवाइड कराते हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को, जो डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, और एक्सपोर्ट किस किस कंट्रीज को करते हैं? यूएस, यूरोप, रशिया, जापान, ब्राजील, साउथ कोरिया, कनाडा, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉट ओनली दे आर प्रोवाइडिंग देयर एपीआईज टू इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज बट दे आर आल्सो एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज। इफ आई टॉक अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो इनकी टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। 2 गुजरात के अंदर है, अंकलेश्वर एंड दहेज में। 2 महाराष्ट्र के अंदर है, मोहोल और कुरकुम में, जहां पे ये एपीआई की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। प्रॉब्लम इन इंडिया, देखो इंडिया को हब कहा जाता है, फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड का हब कहा जाता है। उसका रीजन ये है कि जो जेनरिक मेडिसिन है वो इंडिया में सबसे ज्यादा बनती है। 40% जो अमेरिका की जेनरिक डिमांड है, जेनरिक मेडिसिन की डिमांड है, वो इंडिया बनाता है। यूके के अंदर 25% की जो जेनरिक डिमांड है वो इंडिया बनाता है। अगर मैं वैक्सीन प्रोडक्शन की बात करूं तो वर्ल्ड का 60% वैक्सीन इंडिया में बनता है। डब्ल्यूएचओ की जो 40% से लेकर 70% की वैक्सीन डिमांड होती है वो इंडिया प्रोवाइड कराता है। तो इंडिया फार्मास्यूटिकल हब है। दिक्कत कहां आती है कि इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको जो मेडिसिन बनानी है उनके लिए जो एपीआईज चाहिए वो 70% चाइना से इंपोर्ट होता है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना। ठीक है, हम मेडिसिन बना रहे हैं, हब है, हम पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो मेडिसिन बनाने के लिए जो एपीआईज चाहिए वो हम कहां से मंगा रहे हैं? चाइना से मंगा रहे हैं। 70% चाइना से आ रहा है। जो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज कंपनी है, ऐसी कुछ कंपनीज है इंडिया में जो एपीआईज बनाती है, लेकिन उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी डिमांड है, प्लस उनकी जो कॉस्टिंग होती है वो चाइना से थोड़ी ज्यादा होती है। तो इसीलिए जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो प्रिफर करती है कि वो सारा का सारा जो अपना एपीआईज है वो लगभग चाइना से मंगा ले। ठीक है, और लास्ट ईयर जब कोविड आया था उस समय दिक्कतें आई थी, क्योंकि उस समय सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी, चाइना से कुछ भी मटेरियल इंडिया में नहीं आ रहा था, तो जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी उनको एपीआई मिलने में दिक्कत हो रही थी। अब ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर कैसे किया जाए? तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें अगर अपने चाइना पे डिपेंडेंसी कम करनी है तो हमें कुछ ना कुछ स्कीम्स लानी पड़ेंगी। अब चाइना के अंदर बेसिकली क्या है कि ऐसा नहीं कि केवल चाइनीज कंपनीज हैं जो एपीआईज बना रही हैं, वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना के अंदर लगा रखा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, इसका नाम था पीएलआई, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव। उस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी इनको दिया कंपनीज को, और ये बोला कि अगर जो आप चाइना के अंदर अपनी एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो वो सेम आप करो इंडिया में आके। जो फैसिलिटी आपको चाइना में मिल रही थी वो हम फैसिलिटी यहां पे देंगे। तो इससे होगा क्या कि इंडिया की जो चाइना पे डिपेंडेंसी है वो बड़ी कम हो जाएगी। इसी के लिए गवर्नमेंट ने ये पीएलआई स्कीम निकाली थी। अभी कितनी सक्सेसफुल होगी ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ये एक एडी एडवांटेज है इंडियन कंपनीज के लिए, क्योंकि वो भी अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती है, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती है एपीएस के प्रोडक्शन के लिए, तो उनको अच्छे खासे इंसेंटिव मिल सकते हैं जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी बढ़ सकती है। और पीएलआई स्कीम में हमने देखा ही था डिक्सन टेक्नोलॉजी, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और टीवी मैन्युफैक्चरिंग, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर था,
उसका शेयर प्राइस 4,000 से 20,000 हो गया था। दैट बिकॉज ऑफ द पीएलआई स्कीम। सेम पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने एपीआई सेगमेंट के लिए भी निकाली है। जब मैं मार्केट साइज की बात करूं, अब मैं बात करता हूं, अब मैं एपीआई की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं कि फार्मा की इंडस्ट्री सबसे बड़ी कहां पे है। तो आप देखोगे जो यूएस है उसमें लगभग 45% का जो टोटल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो यूएस के पास है। यानी वर्ल्ड का जो 45% मार्केट है वो यूएस ने ले रखा है। जो टोटल डिमांड है पूरे वर्ल्ड में उसका 45% यूएस प्रोवाइड कराता है। यूरोपियन यूनियन 15%, चाइना 8.5, इंडिया 1.7, रशिया 1.4, ब्राजील 2.3, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 26.4। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडिया का शेयर बहुत ही कम है, केवल 1.7% जो पूरी वर्ल्ड की डिमांड है वो इंडिया प्रोवाइड कराता है। ये फिगर है 2018 की। अगर 2021 में आया तो देखो यूएस से लगभग 3% का मार्केट शेयर और बढ़ गया, EU5 का थोड़ा कम हुआ, चाइना का थोड़ा कम हुआ, इंडिया का ऑलमोस्ट स्टैग्नेट है, रशिया थोड़ा सा बढ़ा, ब्राजील कम हुआ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कम हुआ। यानी पिछले 3 सालों में यूएस ने अच्छा खासा प्रोग्रेस किया है। तो अगले अगर मैं 5 साल की बात करूं यानी 2026 की बात करूं तो 2026 में आप देखोगे यूएस का मार्केट जो आज की रेट पे 47% है वो बढ़ के 51% हो जाएगा। यानी लगभग वर्ल्ड का 50% फार्मास्यूटिकल जो मार्केट है वो यूएस कैप्चर कर लेगा। EU5 थोड़ा कम हो जाएगा, चाइना और कम हो जाएगा। अब इंडिया देखो 1.7 से 2%, यानी इंडिया जो है अगले 5 सालों में अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, तो ये था मार्केट साइज ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो अब डिस्कस कर लेते हैं मार्केट साइज ऑफ थेरेपी इंडस्ट्री। तो जैसा कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि ये जो कंपनी है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, ये किसके लिए काम करती है, ये कौन से सेक्टर के लिए, कौन से एरियाज के लिए एपीएस बनाती है। पहला था कार्डियोवास्कुलर हार्ट, दूसरा नर्वस सिस्टम, तीसरा पेन मैनेजमेंट, डायबिटीज और गैस्ट्रो। तो अगर मैं मार्केट साइज की बात करूं तो सबसे बड़ा मार्केट जो साइज है ना वो ऑन्कोलॉजी का है। मतलब जिसके लिए सबसे ज्यादा डिमांड होती है, जिसमें सबसे ज्यादा मेडिसिन बनती है वो है ऑन्कोलॉजी। ये नंबर 1 है। इसका मार्केट शेयर आज की डेट में 21% का है। ऑन्कोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो ट्यूमर्स होते हैं, जो कैंसर के ट्यूमर्स होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए जो मेडिसिन चाहिए होती है या टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, अगर वो ट्यूमर हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए जो मेडिसिन चाहिए होती है, ठीक है, तो उसका जो मार्केट शेयर है लगभग 21% का है। अगर पेन की बात करूं, पेन और एंटी इफेक्टिव इन दोनों के लिए ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज अपने एपीएस बनाती है। इनका मार्केट शेयर 11% का है, एंटी इफेक्टिव का 2.1% है। डायबिटीज जिसके लिए ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज अपना एपीएस बनाती है, उसका मार्केट शेयर कितना है, 6.7% है। पांचवा है सीवीएस, इसके लिए भी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज अपने एपीएस बनाती है, इसका मार्केट शेयर लगभग कितना है, 7.6% है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बनाती है, इसका 9.6 है। रेस्पिरेटरी अदर्स के लिए नहीं बनाती। तो जो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज है वो पेन के लिए बनाती है, एंटी इफेक्टिव्स के लिए बनाती है, डायबिटीज के लिए बनाती है, सीवीएस के लिए बनाती है, सीएनएस के लिए बनाती है। तो और उसको अगर मैं जोड़ दूं तो 11, 2, 13, 20, 27, 35, तो लगभग 35% के आसपास का जो टोटल मार्केट है उन सब के लिए ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज जो है अपने एपीआई बनाती है। अगर मैं मार्केट साइज की बात करूं एपीआई इंडस्ट्री की, तो अगर ग्लोबल एपीआई की बात करें तो टोटल जो मार्केट है वो कितना है, $181 बिलियन का है। 2020 में जो टोटल एपीआई का बात कर रहे हैं तो वो $181 बिलियन का था, जो कि बढ़ के कितना हो जाएगा, लगभग $259 बिलियन हो जाएगा 2026 के अंदर। और अगर मैं 2020 की बात करूं तो जो एपीआई इंडस्ट्री है उसमें 35% जो मार्केट है वो किसने कैप्चर कर रखा है, यूएस ने। यानी 35% वर्ल्ड को जो एपीआई प्रोवाइड कराता है, कौन कराता है, यूएस कराता है। चाइना की बात करें 32% है। फार्मास्यूटिकल में कम था, हमने देखा था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर चाइना का साइज कम था, लेकिन एपीएस में देखो 32% का साइज है। ईयू का 15% है, इंडिया का 6% है। अब ये इंडिया का 6% का जो साइज है ये है 2020 में, और ये 2026 में जब मार्केट साइज $259 बिलियन का हो जाएगा तो ये बढ़ के 9% हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगले 5 सालों में इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी ग्रोथ की बहुत ज्यादा नजर आती है, स्पेशली एपीआई इंडस्ट्री के अंदर, एपीआई सेगमेंट के अंदर। अगर मैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो एपीआई के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्यों आने वाली है, उसका रीजन ये है कि एक तो मैंने आपको बताया कि मार्केट बहुत जबरदस्त इसका ग्रो होने वाला है, ठीक है। दूसरा ये है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो खुद की एपीएस, बहुत कम कंपनी होती है जो खुद के एपीएस बनाती है, वो डिपेंडेंट होती है अदर थर्ड पार्टी पे। उसका रीजन ये है कि बहुत सारी कंट्रीज जो है अब क्वालिटी कंट्रोल पे काम कर रही हैं, तो एपीएस जब भी बनती हैं तो अगर वो हाई क्वालिटी की एपीएस नहीं बनती है, अगर उनके अंदर डिफेक्ट्स होते हैं तो वो फिर आपको पास नहीं हो सकते, फिर आप उसको मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते। तो आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं
जो आपके पास टीम काम कर रही है एपीआई बनाने की, जो R&D पे आप खर्च कर रहे हो, वो एक सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, आपका प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी कंट्रोल को पास नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि जो नई नई कंपनीज आ रही है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो पुरानी कंपनीज हैं, तो वो नए प्रोडक्ट के लिए अगर उनको नई मेडिसिन बनानी है तो उसके लिए एपीआई जो है वो थर्ड पार्टी को देती है, क्योंकि थर्ड पार्टी से थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग आसान हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। तो तो इसकी वजह से क्या है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा नजर आती है मार्केट में, जैसे जैसे मार्केट आगे ग्रो होगा और जो कंट्रीज है वो क्वालिटी कंट्रोल पे काम करना शुरू करेंगी। अगर मैं की कॉम्पिटिटर्स की बात करूं मार्केट के अंदर, जो एपीआई के अंदर है, वो डीवीज लैब है, सुवेन है, डिस्मैन है, जुबिलेंट है, लॉरस लैब है, न्यूलैंड है, सोलारा है, ग्रेनुल्स इंडिया है, आरती ड्रग्स है, शिल्पा मेडिकेन, अदर कंपनी। तो ये मेन कंपनीज है जो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज आईपीओ के कॉम्पिटिटर है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने यहाँ पे डिस्कस किया ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का बिजनेस मॉडल, जहां पे मैंने बताया कि ये एपीआई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्लस मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट की स्कीम आई है पीएलआई, वो कैसे इफेक्टिव होने वाली है अगले 3, 4 या 5 सालों के अंदर। प्लस मैंने आपको दिखाया कि चाइना का डोमिनेंस कितना है, 70% इंडिया आज की डेट में एपीआई बाहर से चाइना से इंपोर्ट करता है, तो जिसकी वजह से डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है चाइना पे, जो आने वाले समय में धीरे धीरे कम होगी जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स लॉन्च होगी। प्लस आने वाले समय में 2 इंटरेस्टिंग वीडियो और बनाऊंगा जहां मैं फाइनेंशियल एनालिसिस और पी एनालिसिस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।